प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे मौर्य प्रशासन। प्रत्येक एग्जाम में जिनमें प्राचीन भारत जिनके सिलेबस में है उनमें इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि जीके अथाह सागर है। मैं आप लोगों के लिए इनमें से कुछ काम के प्रश्न लेके आया हूँ। अगर ध्यान से सुनेंगे तो एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी और लक्ष्य प्राप्त करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्न और विधि वही प्रश्नोत्तर विधि है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं वहाँ पर करूँगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मौर्य प्रशासन से संबंधित। नंबर देखिए क्या प्रश्न है। पहले अपन प्रशासन के देखेंगे, फिर कुछ प्रमुख शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे तो कौटिल्य पहले अपन बात करेंगे कि मौर्य प्रशासन कहाँ पर था। आप ध्यान में रखेंगे मगध में था। कहाँ पर? मगध, गया, पटना। वर्तमान में गया और प्लस पटना यानी कि जो दक्षिणी बिहार है वहाँ का जो राज्य था मौर्य प्रशासन की अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन के कितने अंग थे। कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन कितने अंगों में विभाजित था? तो आप बताएंगे 7 अंगों में विभाजित था। मौर्य प्रशासन कितने अंगों में विभाजित था? 7 अंगों में विभाजित था। वो 7 अंग कौन कौन से अपन चर्चा कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। नंबर 1 राजा, नंबर 2 अमात्य, राजा अमात्य, नंबर 3 जनपद, राजा अमात्य जनपद, फिर जनपद के बाद सेना, दुर्ग, मित्र, राजा अमात्य जनपद, सेना, दुर्ग और कोश, लास्ट 7 कोश। इस प्रकार ये 7 अंग है राज्य के। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। ध्यान से सुनना। राजा, अमात्य, जनपद, सेना, दुर्ग, मित्र और कोश, ये 7 अंग है राज्य मौर्य प्रशासन के। 7 अंग। प्रश्न क्या बन गया? पहला प्रश्न कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य के कितने अंग थे? आप क्या बताएंगे? सर 7 अंग थे। ठीक है। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। मौर्य प्रशासन के 7 अंग थे। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार या चाणक्य के अनुसार या फिर विष्णुगुप्त के अनुसार। ठीक है, क्योंकि तीनों एक के ही नाम है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन का अंग नहीं था? कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन का अंग नहीं था? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा जो आएगा वह आपका आंसर होगा। कौन कौन से अंग थे? राजा अमात्य जनपद, राजा अमात्य जनपद, सेना, दुर्ग और मित्र और कोश। ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन को कितने विभागों में डिवाइड किया गया था? मौर्य प्रशासन जो था उसका केंद्रीय प्रशासन जो था उसके 18 विभागों में डिवाइड किया गया था। केंद्रीय प्रशासन कितने विभागों में डिवाइड था? 18 विभाग थे। अंग कितने थे? 7। 18 विभाग थे और 18 विभागों को क्या कहा जाता था? आपको पता है? तीर्थ। मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थ थे? अब आप लोगों से पूछ ले मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थ थे? तो आप बताएंगे 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ का मतलब मौर्य जो साम्राज्य था उनका केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए 18 विभाग बनाए गए थे। उन 18 विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थों का अध्यक्ष जो था वह महापात्र कहलाता था। तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाता था भाई? महापात्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम देने के बाद नहीं, एग्जाम से पहले पढ़ें और सही ऑप्शन चुने, एचआर सर को सुने। तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? महापात्र कहलाता था। मौर्य साम्राज्य में महापात्र पदाधिकारी कौन था? तो आप बताएंगे तीर्थों का अध्यक्ष। तीर्थ क्या थे? 18 विभाग थे। केंद्रीय प्रशासन के 18 विभाग। केंद्रीय प्रशासन कितने विभागों में डिवाइड था? 18 विभागों में डिवाइड था। उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो तीर्थों का अध्यक्ष महापात्र कहलाता था। याद रह जाएंगे। एक बार सुनोगे तो याद हो जाएंगे लगभग 30-40%, और अगर दूसरी बार सुनोगे तो आप लोगों को 100% याद हो जाएंगे हमारी क्लास से। ध्यान में रखना। 18 विभाग हैं, तीर्थ कहलाते थे। और तीर्थों का जो अध्यक्ष क्या कहलाता था? महापात्र। देखिए और कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ अपन बात चर्चा कर लेते हैं। पहला तो पुरोहित तीर्थ था। महत्वपूर्ण तीर्थ पुरोहित तीर्थ, ये महत्वपूर्ण तीर्थ था पुरोहित तीर्थ।
ठीक है। पुरोहित तीर्थ के अलावा युवराज तीर्थ भी होता था उस समय, ठीक है। युवराज तीर्थ, पुरोहित तीर्थ था, युवराज तीर्थ था, सेनापति तीर्थ भी था भाई, सेनापति तीर्थ। ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे मौर्य साम्राज्य के समय, ये तीर्थ करने लोग जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब याद रखना कि मौर्य प्रशासन के समय केंद्रीय प्रशासन के 18 विभाग थे, उन 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था और तीर्थों का अध्यक्ष महापात्र कहलाता था। और प्रमुख जो तीर्थ थे पुरोहित तीर्थ, युवराज तीर्थ, सेनापति तीर्थ और एक और तीर्थ था मंत्री तीर्थ। ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ थे, ठीक है। याद हो गए तीर्थ कौन से थे? तीर्थ किसे कहते थे? 18 केंद्रीय विभाग, ठीक है। 18 केंद्रीय विभाग कहलाते थे तीर्थ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट शब्द अपन के सामने आ रहा है, अशोक के समय मगध के साम्राज्य के प्रांत थे 5। प्रश्न आ गया, अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांत थे? अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांत थे भाई? तो आप बताएंगे अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांत थे। अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। ये तो डाटा ऐसे याद रखेंगे। प्रश्न आ गया, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में डिवाइड था? तो 5 प्रांतों में डिवाइड था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत अशोक के समय नहीं था? तो 4 में से 5 में से कोई भी एक मिस कर देंगे और वहां आप लोग जो पूछेंगे तो अपने को इन 5 प्रांतों के बारे में जानकारी जरूरी है। तो अशोक के समय कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तरापथ। कौन सा? नंबर 1 था उत्तरापथ और राजधानी थी तक्षशिला। राजधानी क्या थी भाई? तक्षशिला थी। नंबर 1 उत्तरापथ और राजधानी तक्षशिला। नंबर 2 दक्षिणापथ। उत्तरापथ, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। उज्जैनी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी उज्जैनी, ठीक है। नंबर 3 अपन देखेंगे कलिंग। तीसरा कौन सा था? कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसला। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। सॉरी, दक्षिणापथ की राजधानी उज्जैनी नहीं थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। देखिए, दक्षिणापथ की राजधानी है स्वर्ण या सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी? स्वर्णगिरी। कलिंग की राजधानी थी तोशला और नंबर 4 अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। याद रखना, उज्जैनी लिख दो, उज्जैनी। किसकी राजधानी थी? उज्जैनी। अवंती की राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। याद रखेंगे, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोशला और अवंती की राजधानी उज्जैनी। और 5वां प्रांत कौन सा था? प्राशी। और प्राशी की जो राजधानी थी वह कौन सी थी भाई? पाटलिपुत्र। काशी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार 5 प्रांत अशोक के समय मौर्य प्रशासन के 5 प्रांत थे। याद रखना, संख्यात्मक मान तो 5 प्रांत थे। अशोक के समय मगध साम्राज्य के कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मगध साम्राज्य का नहीं था? किसके समय? अशोक के समय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मगध साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ये 5 प्रांत आप ध्यान में रखेंगे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, कलिंग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती और प्राशी। ये 5 प्रांत थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आहार विषय आहार क्या है? ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट, इनको अपन क्लियर करेंगे। कौन से हैं? विषय या आहार। विषय किसे कहेंगे? विषय आप तो जानते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय है, साइंस विषय है, बायोलॉजी विषय है। वो विषय नहीं है। मौर्य प्रशासन के समय या मगध साम्राज्य में जो विशेष शब्द किनके लिए काम में लिया जाता था? ऑप्शन आएगा ए जिलों के लिए, ऑप्शन आएगा बी नगरों के लिए, ऑप्शन आएगा सी राज्य के लिए, ऑप्शन आएगा डी राष्ट्र के लिए। तो किसके लिए काम में लिया जाता था? विषय या आहार। तो आप बताएंगे विषय या आहार जो है वह जिलों के लिए काम में लिया जाता है। वर्तमान जो जिले हैं वह मौर्य प्रशासन में प्रांत जो थे वो किस में डिवाइड थे?
विषय या आहारों डिवाइड थे। किसमें डिवाइड थे? प्रांत किसमें डिवाइड थे? विषयों में या आहारों में डिवाइड थे। विषय या आहार इंपॉर्टेंट वर्सन है तो किसमें? वर्तमान जिले क्या था? विषय या आहार शब्द किनके लिए काम में लिया जाता था? जिलों में के लिए काम में लिया जाता था। या आप लोगों से पूछ ले, मौर्य प्रशासन के समय प्रांतों को किसमें डिवाइड किया गया था? प्रांतों को किसमें डिवाइड किया गया था? तो आप बताएंगे आहार में, विषय में। ठीक है, आहार या विषय ऑप्शन में मिलेगा तो आप उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। आहार या विषय किसके आहार या विषय की शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बताएंगे जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिलों का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको स्थानिक कहते थे। आप ध्यान में रखेंगे, जिलों का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? स्थानिक। देखिए, मौर्य प्रशासन में जिलों का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? एकदम याद हो जाना चाहिए। तो स्थानिक क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। मतलब जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? तो आप बताएंगे स्थानिक कहलाता था। या मौर्य काल में स्थानिक पद किसके लिए काम में लिया जाता था? स्थानिक कौन था? तो आप बताएंगे जिले का प्रशासनिक अधिकारी था। और ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन? स्थानिक। स्थानिक किसके अंडर में काम करता था? समाहर्ता। ये ध्यान रखना, समाहर्ता के अधीन था कौन? स्थानिक। स्थानिक किसके अधीन था? समाहर्ता के अधीन था। आप ध्यान में रखेंगे, मौर्य प्रशासन में जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, वह किसके अधीन होता था? तो आप बताएंगे समाहर्ता के अधीन होता था। ठीक है, अब हम चलेंगे नगर प्रशासन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? नगर प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुने और फिर एग्जाम में सही ऑप्शन चुने। देखिए, नगरीय प्रशासन जो था उसके लिए 5 समितियां लगभग बनाई जाती थी। 6 समितियां नगरीय प्रशासन के लिए बनाई जाती थी। और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी कि नगरीय प्रशासन मौर्य काल में नगरीय प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा चलाया जाता था? 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे। इसका मतलब नगरीय प्रशासन कितने सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था? 30 सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था। ये ध्यान में रखना, मौर्य काल में नगरीय प्रशासन कितने व्यक्तियों की समितियों के द्वारा चलाया जाता था? तो ये बताएंगे 30 व्यक्तियों की समितियों के द्वारा। प्रश्न ध्यान से रीड करना है कि व्यक्ति पूछ रहा है या समितियां पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मौर्य काल में नगरीय प्रशासन के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो आप बताएंगे 6 समितियां बनाई गई थी। फिर तीसरा प्रश्न, मौर्य काल में नगरीय प्रशासन की प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो आप बताएंगे 5 सदस्य होते थे। खूब पर्सन सराउंडिंग स्टडी करेंगे तब सही ऑप्शन चुनेंगे। तो देखिए, प्रथम समिति, द्वितीय समिति, इससे भी प्रश्न पूछ लेंगे, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और षष्ठम समिति, 6वीं समिति। ये 6 समितियां हैं। तो आप लोगों से पूछेंगे कि भाई प्रथम समिति, मौर्य काल में प्रथम समिति जो थी, नगरीय प्रशासन की प्रथम समिति जो थी, वह किससे संबंधित थी? ठीक है, तो प्रथम समिति नगरों का काम है तो उद्योग शिल्प से संबंधित थी। उद्योग व शिल्प से संबंधित थी प्रथम। ठीक है, प्रथम समिति किससे संबंधित थी? उद्योगों का लेखा जोखा रखती थी, उद्योगों के बारे में प्लान बनाती थी, शिल्प कला के बारे में प्लान बनाती थी। दूसरी विदेशियों से संबंधित, विदेशियों का लेखा जोखा रखने वाली समिति थी। दूसरी विदेशियों का लेखा जोखा रखती थी दूसरी समिति। प्रथम समिति उद्योग से संबंधित, दूसरी समिति विदेशियों का लेखा जोखा से संबंधित थी। और तीसरी समिति जो थी वह उससे संबंधित थी कि राज्य में या साम्राज्य में कौन जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है। तो तीसरी समिति जन्म मरण से संबंधित। तीसरी समिति किससे संबंधित है? जन्म मरण से संबंधित है। तीसरी समिति किससे संबंधित है? जन्म मरण से संबंधित है। पहली समिति उद्योग शिल्प से संबंधित है, दूसरी समिति विदेशों से संबंधित है, तीसरी समिति जन्म मरण से संबंधित है, चौथी समिति जो थी वह व्यापार
व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थी। चौथी समिति किससे संबंधित है भाई? व्यापार वाणिज्य। पहली समिति उद्योग शिल्प से, दूसरी समिति विदेशियों का लेखा जोखा ये करती थी, तीसरी समिति जन्म मरण से संबंधित थी, चौथी समिति किससे संबंधित है? चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थी, और पांचवी समिति जो थी वह किससे संबंधित? निर्यात या वस्तुओं के विक्रय से संबंधित है। निर्यात से संबंधित थी। चौथी थी निर्यात या विक्रय, वस्तुओं के विक्रय से संबंधित थी। और छठवीं समिति जो थी वह बिक्री कर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? बिक्री कर, विक्रय मूल्य का 10वां भाग ये बिक्री कर के रूप में जनरली लेते थे, तो बिक्री कर से यह संबंधित थी। ये ध्यान रखना। 6 समितियां किससे संबंधित हैं? नगरीय प्रशासन से संबंधित है। प्रथम समिति उद्योग शिल्प से संबंधित है। दूसरी समिति किससे संबंधित है? विदेशियों का लेखा जोखा रखने वाली समिति थी। तीसरी जन्म मरण से संबंधित थी। चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी निर्यात या विक्रय से संबंधित थी, और छठवीं बिक्री कर से संबंधित थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में बिक्री कर कितना लिया जाता था? तो कितना लिया जाता था? बिक्री कर के रूप में कितना? विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में लिया जाता था। बिक्री कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय मूल्य का बिक्री कर के रूप में लिया जाता था। किसमें भाई? मौर्य प्रशासन में। आप ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ऐसे पर्सन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो फिर वो ये मान लो कि वो गलत हो जाते हैं बच्चों के। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका प्रश्न गलत हो। मैं चाहता हूं कि अगर आप एचआर सर को सुन रहे हैं तो ये मान लेना कि सही ऑप्शन ही आप लोग चुनेंगे। ये आप ध्यान में। नगर प्रशासन हो गया। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन के लिए भी वही समितियां थी। 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और जैसे मान लो कि सेना का प्रशासन किस प्रकार से था? पैदल सेना थी, अश्व सेना थी, हाथी सेना थी, ठीक है। रथ के बारे में भी उसमें मैनेज करना पड़ता था। तो पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना जो थी वह उनका प्रबंधन इन समितियों के द्वारा किया जाता था। आप ध्यान में रखेंगे, सैनिक प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति था, यहां से बहुत बार प्रश्न आता है कि सैन्य प्रबंध देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था मौर्य प्रशासन में। तो आप ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक शब्द ध्यान में रखेंगे, अंतपाल। मौर्य प्रशासन में अंतपाल शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? अंतपाल कौन था? प्रश्न क्या बन गया? मौर्य प्रशासन में अंतपाल कौन था, या अंतपाल शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? तो आप बताएंगे, सैन्य प्रबंध देखने वाला, सैन्य प्रबंध देखने वाला व्यक्ति, सैन्य प्रबंध देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। आपको पता है कि मौर्य प्रशासन के समय पैदल सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, और अश्व सेना भी थी, अश्व सेना, फिर हाथी भी इसमें थे, हाथी के अलावा रथ भी उसमें थे। तो खूब सारे जो मैनेज यहाँ पर करना पड़ता था। हाथी, रथ, नौसेना भी उस समय थी। ये ध्यान में रखेंगे, नौसेना भी थी जो इसमें, इसका भी ये प्रबंधन करता था। तो सैन्य प्रबंधन देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। अंतपाल याद रखना, एचआर सर को ध्यान से सुनना। अंतपाल क्या कहलाता था? सैन्य प्रबंधन को देखने वाला। सेना ही तो अंत करती थी सबका, वहां पर जब लड़ाई होती थी। तो सैन्य प्रबंध देखने वाला क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। क्या कहलाता था? अंतपाल। सैन्य प्रबंध देखने वाला व्यक्ति अंतपाल कहलाता था। याद रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं। न्यायिक प्रशासन भी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक प्रशासन भी मैं इसी जगह फीड करना चाहूंगा, न्यायिक प्रशासन को भी, कि न्यायिक प्रशासन जो था मौर्य साम्राज्य में, मौर्य प्रशासन में न्यायिक प्रशासन किस प्रकार का था मौर्य साम्राज्य में? तो देखिए, सर्वोच्च अधिकारी तो शासक होता था। आप इसको ध्यान में रखेंगे, सर्वोच्च अधिकारी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो राजा था। कौन था? न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। अंतिम निर्णय कौन करता था? अंतिम निर्णय करता था राजा।
अंतिम निर्णय कौन करता था? राजा करता था। और इनके लिए भी जो न्यायालय बनाए गए थे उन न्यायालयों का क्रम देखिए आप कि सबसे बड़ा केंद्रीय न्यायालय जो था वो पाटलिपुत्र में स्थित था। ध्यान में रखना, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सर्वोच्च न्यायालय था, केंद्रीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसको कहेंगे। मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था भाई? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में। कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। तो केंद्रीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। फिर इनका एक क्रम पूछा जाता है एग्जाम में कि सही न्यायिक प्रशासन का मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन का सही क्रम कौन सा है? मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन का सही क्रम क्या है? तो आप ये ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले ग्राम न्यायालय। सबसे पहले ग्राम न्यायालय, ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थित होते थे उस समय। ग्राम न्यायालय, ग्राम स्तर पर कौन से न्यायालय स्थित होते थे? ग्राम न्यायालय स्थित होते थे। फिर ग्राम न्यायालय के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता था? संग्रहण। ग्राम न्यायालय, फिर उसके बाद संग्रहण न्यायालय। संग्रहण न्यायालय थे, ग्राम न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, फिर द्रोणमुख न्यायालय। द्रोणमुख, ये ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। इसके बाद आएंगे स्थानीय, और स्थानीय न्यायालय के बाद जनपद न्यायालय, और जनपद के बाद केंद्रीय न्यायालय आएगा। जनपद के बाद कौन सा आएगा? केंद्रीय न्यायालय। ध्यान रखना, ये एकदम सही क्रम है और सबसे क्रिटिकल पर्सन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक भी पर्सन छूटा अपना तो ये मान लो सुरक्षा चक्र टूटा। कैसे? पहले देखेंगे ग्राम न्यायालय। सबसे निम्नतम स्तर पर कौन सा न्यायालय स्थित था? मौर्य प्रशासन में ग्राम न्यायालय स्थित था। कौन सा स्थित था? ग्राम न्यायालय। फिर उसके बाद संग्रहण न्यायालय, उसके बाद संग्रहण न्यायालय, उसके बाद संग्रहण न्यायालय के बाद द्रोणमुख न्यायालय। कौन सा है? द्रोणमुख न्यायालय। नंबर 3 पर द्रोणमुख न्यायालय, नंबर 4 पर स्थानिक न्यायालय, नंबर 4 पर स्थानिक न्यायालय, नंबर 5 पर हो गया जनपद न्यायालय, नंबर 5 पर जनपद न्यायालय, और सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय। केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर था? पटना में स्थित था या पाटलिपुत्र में स्थित था। और न्यायिक सर्वोच्च अधिकारी जो न्याय का होता था वह कौन था भाई? सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था राजा या शासक, वही अंतिम निर्णय करता था। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, फटाफट अपन देखेंगे। अंतपाल आप लोगों ने याद कर लिया कि सैन्य प्रबंध देखने वाला जो व्यक्ति जो था वह अंतपाल कहलाता था। और अंतपाल के सामने लिख देंगे सैन्य प्रबंध, याद रह जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मेथड अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, याद करने का भी और देखने का भी और पढ़ने का भी। अंतपाल सैन्य प्रबंध से संबंधित व्यक्ति, सैन्य प्रबंधन देखने वाला व्यक्ति, वार्ता। इसके बारे में आप ध्यान में रखिए कि मौर्य प्रशासन की जो अर्थव्यवस्था थी वह किसके ऊपर डिपेंड थी? तो आप देखो, कृषि पशुपालन पर सबकी डिपेंड होती है। कृषि पर डिपेंड थी, पशुपालन पर डिपेंड थी, कृषि पशुपालन व व्यापार पर डिपेंड थी। यहाँ पर 3 है, कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मौर्य काल में वार्ता शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? तो आप बताएंगे कृषि पशुपालन व व्यापारिक अर्थव्यवस्था को मौर्य काल में सामूहिक रूप से वार्ता कहा जाता था। याद रह जाएगा, सामूहिक क्या कहा जाता था? वार्ता। स्वाम्य, नेक्स्ट पर्सन है स्वाम्य। स्वाम्य शब्द मौर्य काल में, स्वाम्य शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? तो बात करते हैं शब्द से। स्वाम्य का मतलब होता है स्वामी, है ना। तो जो भूमि का जो निजी स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? स्वाम्य कहलाता था। स्वाम्य का मतलब समझ गए? स्वाम्य का मतलब क्या हो गया कि भूमि का खुद जो स्वामी जो होता था, निजी जिसकी भूमि जिसके नाम थी, वह क्या कहलाता था? स्वाम्य कहलाता था। यह खूब बार प्रश्न आता है। भूमि पर जिस व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता था उसको स्वामी कहा जाता था, ठीक है। और उस स्वामी जो व्यक्ति था उसको यह, अगर उसको यह अधिकार, राजा उसको अधिकार प्रोवाइड कर देता था तो यह भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था। कहने का मतलब क्या हो गया? स्वाम्य का मतलब हो गया कि
भूमि का खुद मालिक, स्वामी, है ना। और वह अपनी भूमि को स्वामी हो गया। तो भूमि जो है वह राजकीय भूमि भी होती थी, जिसपे दास वगैरह जो थे, गुलाम वगैरह और कैदी वगैरह वो खेती करते थे। तो उनके अलावा कुछ भूमि और होती थी जो निजी होती थी, और उनका मालिक क्या कहलाता था? स्वाम्य कहलाता था। क्या कहलाता था? स्वाम्य कहलाता था। वह अपनी भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था। लक्षणाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, नाम से लगता नहीं है इतना खतरनाक पद था मौर्य प्रशासन में। लक्षणाध्यक्ष का मतलब मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति, जो मुद्रा खुद प्रचलित करता था, उस पदाधिकारी को लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे। लक्षणाध्यक्ष का मतलब क्या हो गया? मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति। और जो सरकार से, मतलब मौर्य प्रशासन का वह व्यक्ति जो मुद्रा जारी करता था, उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। अब उस समय क्या था कि प्राचीन जो व्यापारी व जो बड़े लोग जो थे, वो भी अपनी मुद्रा भी छपवा सकते थे, अपनी मुद्रा भी जारी करवा सकते थे। तो इनसे जो व्यक्ति अपनी निजी मुद्रा भी चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये लक्षणाध्यक्ष जो था इनसे, उन व्यक्तियों से 13.5% कर लेता था, 13.5% ब्याज लेता था। उनको कहते थे रूपिका व परीक्षण। उनको क्या कहते थे भाई? रूपिका व परीक्षण। 13.5% उनके ऊपर अपना हिस्सा लेती थी गवर्नमेंट। कितना परसेंट? निजी मुद्राओं पर जो मौर्य प्रशासन जो टैक्स लगाता था, उनको रूपिका व परीक्षण कहते हैं। निजी मुद्रा जारी करते थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निजी मुद्रा अगर कोई बढ़िया, कोई प्रशासक, कोई बड़ा व्यक्ति जारी करना चाहता है, शासक के अलावा जो अमीर व्यक्ति है वो जारी करना कि भाई मैं तो खुद की मुद्रा भी चलाऊं, तो हाँ भाई चला लो, तो इसके लिए आप लोगों को 13.5% हमारे को देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। उसका नाम था रूपिका। 13.5% जो इंटरेस्ट उनसे लेते थे, 13.5% जो इंटरेस्ट लिया जाता था, उनको ब्याज लिया जाता था, उनको नाम देते थे रूपिका या परीक्षण। उनको क्या कहते थे? रूपिका या परीक्षण के रूप में 13.5% वो उनसे लेते थे। इसका मतलब मुद्रा जारी करने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। फिर बलि क्या था? भू राजस्व। बलि क्या था? मौर्य काल में बलि किसको कहा गया है? देखो, बलि का बकरा नहीं है यहाँ पर, भू राजस्व है। बलि एक कर था, बलि एक भू राजस्व था। बलि क्या था? मौर्य काल में बलि शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य काल में बलि शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? बलि क्या था, ये भी पूछ लेते हैं। तो बलि का मतलब क्या है? भू राजस्व। बलि क्या था? भू राजस्व था। किस काल में भाई? मौर्य काल में बलि क्या था? भू राजस्व था। नेक्स्ट देखिए, हरिणे। हरिणे जो था, हरिणे एक नगद कर था। नगद कर, यह मुद्राओं के रूप में ही ले लेते थे। और आपको पता है मौर्य काल में मुद्राएं जो थी वे आहत मुद्राएं थी। उनके ऊपर शासकों के नाम नहीं थे, उनके ऊपर तिथियां अंकित नहीं थी, उनके ऊपर मयूर के चित्र थे, पर्वत आदि के चित्र थे, तो उनके ऊपर आहत मुद्राएं थी। तो नगद मुद्राओं के रूप में, नगद के रूप में ये लेते थे, अनाज वगैरह के रूप में नहीं लेते थे। तो हरिणे के या हिरणे, हिरणे लिख लो इसको, हिरणे। हिरणे शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था? तो हिरणे शब्द काम में लिया जाता था नगद कर के लिए। नगद कर के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता था? हिरण्य कर काम में लिया जाता था। और सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष किसे कहेंगे? सीताध्यक्ष का मतलब होता है जो राजकीय भूमि थी उसकी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति या उसकी व्यवस्था करने वाला पदाधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष। किसका? राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था। और सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसको सीता कहते थे। उसको क्या कहते थे? सीता। राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसको क्या कहते थे? सीता कहते थे। क्या कहते थे भाई? सीता कहते थे। फिर नेक्स्ट शब्द जो है वो क्षेत्रक। क्षेत्रक भी किसके लिए काम में आता है? भूस्वामी। याद रखेंगे, क्षेत्रक, भूस्वामी। भूस्वामी क्षेत्रक, भूस्वामी क्षेत्रक, भूस्वामी क्षेत्रक। क्षेत्रक किसे कहते थे? भूस्वामी को, जो भूमि का मालिक होता था उसको क्षेत्रक शब्द से भी काम में लिया जाता था। उपवास,
जो उसी किसी भूस्वामी की खेती करता था के अंडर में, उसकी भूमि तो नहीं होती थी लेकिन खेती वह करता था, तो उसको उपवास कहते थे। उपवास आजकल व्रत को कहते हैं, लेकिन उस समय काश्तकार को उपवास कहते थे। क्या कहते थे? काश्तकार। उपवास शब्द मौर्य काल में किसके लिए काम में लिया जाता था? काश्तकारों के लिए। किसके लिए काम में लिया जाता था? काश्तकारों के लिए उपवास शब्द काम में लिया जाता था। और सेतुबंध बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर सिंचाई की राजकीय व्यवस्था करने वाला सेतुबंध कहलाता था। सिंचाई की राजकीय व्यवस्था करना क्या कहलाता था? सेतुबंध। राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था करना, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था करना क्या कहलाता था? सेतुबंध कहलाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विष्टि शब्द। विष्टि शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? तो विष्टि शब्द का एक तरह से मतलब है बेगार। बेगार का मतलब काम करवा लो और पैसे मत दो, उसके लिए वह क्या कहलाता था? विष्टि, यानी कि निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को मौर्य काल में विष्टि कहा जाता था। मौर्य काल में क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था। ये रूपी का अपन ने पढ़ ही लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति निजी मुद्रा जारी करना चाहता था अपनी, तो उसका 13.5% उसको इंटरेस्ट के रूप में दिया राजा को देना होता था। उसको कहते थे रूपी का परीक्षण। सीता आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था मौर्य काल में। और महापात्र भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि मौर्य काल में जो केंद्रीय प्रशासन 18 विभागों में बटा हुआ था और 18 विभागों को तीर्थ कहते थे, और तीर्थों का अध्यक्ष जो था वह क्या कहलाता था? महापात्र कहलाता था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कंठस्थ याद कर लें और एचआर सर को बार बार सुने ताकि आप लोगों को सफलता प्रथम प्रयास में ही प्राप्त हो सके। इसी शुभकामना के साथ आपका एचआर सर, धन्यवाद।